हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर पॉलिटी लेक्चर 10 राइट। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स राइट। अगेन जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर्स में चलता आ रहा है, हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं राइट, क्योंकि स्टैटिक जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट हर जगह है, वो सबको पता भी होता है राइट। तो एक छोटा सा स्टैटिक में बता के व्हाट वी विल बी crucially focusing on is क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके अंदर राइट, एंड द एनालिटिकल बिट्स राइट। ये जो दो मेन चीजें हैं ये हमारा प्राइमरी फोकस होंगी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, थोड़ा लंबा लेक्चर है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं राइट टू योर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए राइट, नाउ योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिस तरह से सबको पता है कि हमारे पार्लियामेंट अगर डेमोक्रेसी कोई भी चलानी है, एक डेमोक्रेसी का राइट बेस क्या है, आपके इलेक्शंस। एंड जब इलेक्शंस की बात हो रही है और एक डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट, टू इंश्योर एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस चले जो कि हमारी ये जो डेमोक्रेसी है उसको आगे बढ़ाए। उसके लिए वेरियस तरीके, वेरियस स्टेप्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिए गए राइट। अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला, उन्होंने आर्टिकल 327 के अंडर जो आपका पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है मेन आपका, उसको पावर दे दी कि देखिए जो भी आपने इलेक्शंस करवाने विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर्स राइट, दीज लेजिस्लेचर्स में भी एनी काइंड, ठीक है, लेजिस्लेचर्स हो सकते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इन सब के रिगार्डिंग जो आपने वेरियस प्रोविजंस बनाने हैं उसकी पावर आपके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, उन्होंने ईसीआई जरूर बना दिया था राइट, जैसे कि सबको पता है ईसीआई उन्होंने जरूर बना दिया है क्योंकि एक जरूरी ओवरसाइट रखना जो है जरूरी हो गया है कि जो काम है वो वहां पे ठीक ठाक चलता रहे राइट। सो ईसीआई बन गया है, हाउएवर जो निटिग्रिटीज है उसके बीच की जो भरपाई है उसको, उसका काम जो है उन्होंने पार्लियामेंट को अब सौंप दिया था। और इसी लॉ के, इसी पावर के चलते हुए कुछ लॉज जो है इनैक्ट किए गए राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आरपीए है 1950, तो जैसे कि सबको पता है दो प्राइमरी आरपीएज है, ठीक है, एक है आपका 1950 का आरपीए एंड एक है ऑब्वियसली योर 1951 आरपीए राइट। Apart from these two major acts, you also have the Delimitation Commission Act, right, जिसके बेसिस पे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वेरियस उनको लिमिट किया जाता है, उनको स्पेसिफाई किया जाता है राइट, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन करती है राइट। अगेन आगे चलते हुए 1959 में पार्लियामेंट ने एक और प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट बनाया, आपका आरपीए अमेंडमेंट एक्ट जो है 2010 का राइट। मूविंग ऑन अगेन 2013 में जो वेरियस अमेंडमेंट्स है, सो इन सब के अंदर जो वेरियस अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, ये सारे इन्हीं लॉज के ऊपर मेजर डेवलपमेंट्स है। अब आरपीए जो हमने बोला, दो ये आरपीएस क्यों है। अब जो पहला आरपीए है जो 1950 वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, ये जो आरपीए है दिस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपके जो इलेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने जाके चूज करना है राइट, जो आपके सिटीजन्स हैं, ये ज्यादा उनके साथ कंसर्न है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वोटर्स की, जो इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बात है वो इसमें की गई है, एंड किस तरह से सीट्स जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में एलोकेट की जाएंगी उसकी डिटेल्स इस एक्ट में पाई जा सकती है राइट। ऑन दी अदर हैंड जो आपका आरपीए 1951 है राइट, ये जो 1951 है ये आपके ऑब्वियसली पहले जनरल इलेक्शन से पहले आया, और इसका काम क्या है, ये कंसर्न करता है, अब उसके अंदर क्या था, आपके जो पिछला एक्ट था वो एक ग्राउंड वर्क ले कर रहा था, ठीक है, कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो किस तरह से करना है। ये जो आरपीए है 1951 ये कंसर्न है अब जो एक्चुअल प्रैक्टिस होनी है वो किस तरह से की जाएगी, मूविंग ऑन फ्रॉम द ग्राउंड वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके खड़े हो रहे हैं लोग, जो इलेक्टीज एक्सेट्रा है, उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे पाई जा सकती है, जिस तरह से क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के क्या रीजंस होंगे, ठीक है, जो एमपीज बनेंगे या फिर आपके जो एमएलएज बनेंगे,
राइट। सो ये सारी डिटेल्स और निटिग्रिटीज जो है आपके 1951 के एक्ट में पाई जाती है। ओवर टाइम हम देखते हैं कि आरपीए अब, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जिस तरह से ग्रो हो रही है, प्रोसीड हो रही है, जिस तरह से कंडीशंस चेंज हो रही है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, ना ही सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि जुडिशियल इनिशिएटिव्स के थ्रू भी आरपीए के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, जिस तरह से आपने नोट किया होगा, राइट। सो द वे दैट आरपीए इज बीइंग इंटरप्रेटेड, जिस तरह से उसकी जो एक डेफिनेशंस हैं, जिस तरह से उसका जो स्कोप है, उस सबको री इंटरप्रेट किया जा रहा है, राइट। एडिशंस तो वाया अमेंडमेंट्स लेजिस्लेचर रहा ही रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी जुडिशरी ने काफी यहाँ पे काम निभाया है, राइट। अब वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो न्यूज में भी था खासी, राइट, ये आपके दोनों मेंस और प्री, ठीक है, मेंस प्लस प्री दोनों के ही रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच इज योर सेक्शन 151A ऑफ 1951 वाला आपका आरपीए, ठीक है। और ये किससे कंसर्न है? कैजुअल वेकेंसीज जो क्रॉप अप हो जाती हैं, ठीक है। कैजुअल वैकेंसीज क्यों क्रॉप अप होती है? कि देखिए कोई डिस्क्वालीफाई हो गया मेंबर, ठीक है, या किसी मेंबर की जो आफ्टर इलेक्शन, राइट, ऑफिस में डेथ हो गई, राइट, और फॉर सम अदर रीजन ये जो सीट थी वो वेकेंट हो गई। तो जब ऐसी कैजुअल वैकेंसीज आ जाती है, मतलब जब पूरा टर्म खत्म नहीं हुआ बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इन बिटवीन दैट टर्म दैट सीट गोज वेकेंट, इसको आप वैकेंसीज बोलते हो, कैजुअल वैकेंसीज बोलते हो। जो आपका सेक्शन 151A है आरपीए का, वो इन कैजुअल वैकेंसीज के साथ डील करता है और इनको भरनी कैसे है उसके साथ। अब जिस तरह से हमने बोला, हमारी मेन जो चीफ इलेक्टोरल बॉडी जो है, राइट, जो इंडिपेंडेंट हमने इलेक्टोरल बॉडी बनाई, वो आपकी है योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही आपने ये जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो सौंप दिया है कि आपका काम है यहाँ पे इन कैजुअल वैकेंसीज को भरना, राइट। बट इन कैजुअल वैकेंसीज जो कि दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में आ सकती है, इनको भरा किन कंडीशंस में जाए और कैसे जाए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हम बाय इलेक्शंस करा सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर जब से ये वैकेंसी उभर के आती है। हाउएवर अगर आपने बाय इलेक्शंस करानी है, ठीक है, तो आपकी एक जो मेजर कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर टर्म बचा था जब ये वेकेट हुई सीट, तो जो टर्म बचा है वो 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा है। तो सपोज अगर 2019 में इलेक्शंस हैं, राइट, और अगर आपकी एक कोई सीट है अभी इस टाइम पे किसी एमपी की डेथ हो जाती है, राइट, सो ये यहाँ पे ये कैजुअल वैकेंसी के लिए हम बाय इलेक्शन नहीं कराएंगे बिकॉज लेस देन 1 ईयर इज लेफ्ट फॉर द इलेक्शंस टू कम अप, ठीक है। वही अगर उनकी डेथ से फॉर एग्जांपल 15 में हो गई होती, राइट, सो यू हैव मोर देन 1 ईयर रिमेनिंग ऑफ द टर्म, तो बाय इलेक्शंस कराए जाएंगे, राइट। अब ये इशू मेजरली उठ के क्यों आया था? ये इशू उठ के आया था क्योंकि 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि आंध्र प्रदेश थी, वहां पे वैकेंसी आ गई थी और वहां पे कहते इलेक्शंस ही करा रहे थे, इवन तो कर्नाटका जहां पे वैकेंसी आई थी उसमें कराए जा रहे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने यही रीजन दिया कि यहाँ पे लेस देन 1 ईयर वॉज रिमेनिंग, राइट। तो उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि अगर या तो रिमाइंडर जो टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर वैकेंसी आई है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो 1 साल से ज्यादा हो तो आप बाय इलेक्शन कराओगे, राइट। या फिर अब तो इन्होंने 2 कंडीशंस दे दी, 2 कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है आपके बाय इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे। पहली कंडीशन जिस तरह से ऊपर दी गई थी और जो रीजन इसका भी स्टेट किया गया कि देखिए अगर तो वैकेंसी है वो 1 साल से कम के लिए जो टर्म है उस सीट का वो 1 साल से कम के लिए बचा है, ठीक है, तो बाय इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली अगर इलेक्शन कमीशन जो है कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, राइट, ये सर्टिफाई कर देता है कि जो सेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर बाय इलेक्शंस करवाने की जो कंडीशंस है वो नहीं एग्जिस्ट करती या डिफिकल्ट है वहां पे बाय इलेक्शंस करवाना। सो इन 2 कंडीशंस के अंदर जो है आपको बाय इलेक्शंस जो है जो कि विद इन 6 मंथ्स कराए जाने चाहिए टेक्निकली, वो आप नहीं कराते हो, राइट। सो अगेन ये स्पेसिफिकली प्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐसा सा क्वेश्चन आ सकता है, राइट, अगर ऐसे निटिग्रिटीज के रिगार्डिंग, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस या एवोल्यूशन हुई है आरपीए एक्ट की, राइट। एक मेजर चीज, एक मेजर इशू जो कि क्रॉप अप हुआ था विच वाज इन द न्यूज वाज योर सेक्शन 8
अब सेक्शन 8 जो है आपके आरपीए का, अगेन ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन, आरपीए 51 है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कि अगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, राइट, अगर उन्होंने कुछ ऑफेंस कमिट किए तो ये ऑफेंसेस में कन्विक्ट होना उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। तो ये सेक्शन क्या स्टेट करता है? ये सेक्शन आपको क्लियरली बोलता है कि अगर कोई इंसान कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है, ठीक है, अंडर सर्टेन एक्ट्स ऑफ इंडियन पीनल कोड या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, राइट, कंसर्निंग योर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेट्रा, राइट, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, या फिर आपकी पोटा, राइट, इनके अंडर अगर वो कन्विक्ट होता है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जहां पे जो कन्विक्टेड पर्सन है अगर उनको सेंटेंस किया जाए ओनली फाइन, ठीक है, तो इन दिस केस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम अ डेट फ्रॉम सच कन्विक्शन, अगर इम्प्रिजनमेंट होती है, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर फर्दर 6 years सिंस हिज रिलीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनको जेल हो गई 10 साल की, ठीक है, तो ये जेल, सपोज जेल का जो टर्म है फॉर एग्जाम्पल वो रिहा हो गए 2026 में, राइट, तो 2026 प्लस 6 years, राइट, ये 26 में जब वो रिहा हुए उसके एडिशनल 6 साल तक अगेन वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं आपके इलेक्शंस। 32 में ही जाके अब वो फाइनली जो है आगे चल के जब भी उसके बाद जो भी इलेक्शन आएगा तब वो खड़े हो पाएंगे, राइट। सो ये जो दो चीजें हैं ये चीजें मैंडेट कर दी गई, राइट। साथ ही में भी ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कोई लॉ जो कि प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग या प्रॉफिटियरिंग, या कोई भी लॉ जो कि अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स से कंसर्न्ड है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर आती है, ठीक है। अगेन जो पर्सन कन्विक्ट होंगे ऑफ एनी ऑफेंस और सेंटेंस किए जाएंगे इम्प्रिजनमेंट के लिए फॉर नॉट लेस देन 2 years, ठीक है, अदर देन ऑब्वियसली जो पहले रेफर किए गए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जितनी उनकी डेट ऑफ कन्विक्शन है, और वो कंटिन्यू रहेंगे टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ अगेन 6 years जब तक वो रिलीज नहीं होते। तो ये है मोटा मोटा जो आपका सेक्शन 8 है जिन चीजों से वो डील करता है। अब मेन चेंज कहाँ आया है? मेन चेंज आया आपके सेक्शन 8 का जो क्लॉज 4 था, दिस वाज द बोन ऑफ कंटेंशन, जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में, ठीक है। अब ये प्रोवाइड क्या करता था? ये प्रोवाइड करता था कि जो डिस्क्वालीफाई किया गया है इंसान, जो पर्सन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उनको क्या होगा, ठीक है, तो ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो एमएलए है, ठीक है, उनको पीरियड दिया जाएगा, उनको एक पीरियड दिया जाएगा ऑफ 3 months, ठीक है, जब से और जब तक वो लैप्स नहीं होता, और अगर उस पीरियड के अंदर अगर वो अपील नहीं डालते या एप्लीकेशन फॉर रिविजन नहीं डालते, ठीक है, इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन ऑफ द सेंटेंस, तब तक जो है उनको नहीं निकाला जाएगा। तो अब ये क्या हो गया था कि अब उनपे ये लग गया था कि अगर उन्होंने 3 महीने के अंदर फटाफट अपील डाल दी या एप्लीकेशन डाल दी कि रिवाइज कर दो ये सेंटेंस को, राइट, तो जब तक ये अपील या एप्लीकेशन का भुगतान नहीं होता कोर्ट द्वारा तब तक वो अनटचेबल रहते, उनको जो है कोई कुछ कर नहीं सकता था, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये एक बोन ऑफ कंटेंशन उभर के आ गया, बिकॉज ये जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो है एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाती है बिटवीन द लेजिस्लेटर्स एंड जो वोटर्स है जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो बोलते हैं कि जो भी जेल में है वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन जिनको आपने जेल में डाल दिया बट उनकी अपील पेंडिंग है वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं, ठीक है। सो ये उन्होंने बोला ये तो एक बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स हो गए, राइट। सो टू एक्सटिंग्विश दिस डिस्टिंक्शन सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो था उसको स्ट्राइक डाउन करना उन्होंने बेहतर समझा, एंड यहाँ पे ही जुडिशरी ने काफी प्रोएक्टिव रोल निभाया इन दिस रिगार्ड, राइट। अब इससे पहले भी एक केस आया था विच वॉज योर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार केस, राइट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इनकासरेट हो गया है पर्सन वो पार्लियामेंट्री असेंबली इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। और ये काफी जो है इसको एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है, काफी इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि इनकासरेट करने के, इम्प्रिजन करने के बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं। कई बार आप एक ऑनेस्ट इंसान को जेल में इसीलिए डाल दोगे ताकि वो इलेक्शन जो है वो ना कंटेस्ट कर पाए। तो ये जो जन चौकीदार वाली जजमेंट थी इसको एक काफी कंट्रोवर्शियल जजमेंट जो था माना जाता था। मूविंग ऑन, जो लिली थॉमस वाली हमारी जजमेंट है उसमें डिसाइड किया गया था कि अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव एमएलए हो, अगर उनको कन्विक्ट किया जाएगा तो उनको ये जो 3 महीने का वो है वो नहीं दिया जाएगा, उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सस्पेंडेड नहीं होगी इन द पीरियड ऑफ अपील या फिर जो रिविजन एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की हुई है, राइट। और ये जो मेन कारण इसका क्यों दिया गया था, दैट वाज सीन एज लिमिटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। ये माना गया कि क्रिमिनलाइजेशन, ग्रोइंग क्रिमिनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ दोनों ही द नंबर ऑफ पीपल हु कन्विक्टेड ऑफ चार्जेस जो वो इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं एंड जो हिस्सा है ऑलरेडी किसी लेजिस्लेचर का। तो एडीआर के नंबर्स थे जहां पे उन्होंने बोला कि 2014 की जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर 34% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं ऑफ क्राइम्स, ठीक है, विच इज अप फ्रॉम 30% इन 2009। सो वेरियस बॉडीज के, वेरियस आपकी कमिटीज का एक जो बेसिक प्रीमाइस था, फॉर एग्जाम्पल वोरा कमेटी ने इसकी बात की है कि आप लिमिट करें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जजमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट मानी गई, राइट, और ये जरूरी मानी गई, राइट। अगेन इवन तो ये जो जन चौकीदार जजमेंट है हमने जिस तरह से बात की काफी कंट्रोवर्शियल है, ये सेक्शन 8(4) को अल्ट्रा वायस करार दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला कि डिस्टिंक्शन हो रही है, उनको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हाउएवर यहाँ पे भी वेरियस कंट्रोवर्सीज जो है वो अभी उठी हुई हैं, और ये इसलिए उठी हुई है क्योंकि ये माना जाता है कि देखिए जो आपका जेल्ड है, ठीक है, जो जेल्ड वोटर है, ऐसी बात नहीं है कि उसको आगे राइट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जेल में इसलिए वो वोट नहीं डाल सकता, राइट। सो दे सेड कि जो डिस्टिंक्शन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो सुपरफ्लुअस है, तो काफी उसका भी क्रिटिसिज्म जो था आया गया था। हाउएवर द इंटेंशन वाज टू बेसिकली लिमिट के अब क्यों होता है कि आपके अपील्स वो फाइल करते रहते हैं बिकॉज देयर इज सो मच लोड, तो आपके अपील्स को डिस्पोज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, जिस केस के अंदर ऑलरेडी जो मेंबर्स है वो अपना इतना टाइम जो है सर्व कर चुके होते हैं, राइट। तो एक मेजर कंसर्न था कि अपील्स बहुत सालों तक ड्रैग होते हैं, जिसके अंदर जो टेन्योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है, राइट। अगेन जो पॉलिटिशियंस है वो काफी कवर लेते हैं, ये जो 3 महीने का उनको लैप्स मिलता है, अपील वो डालते रहते हैं, राइट, जिसके कारण जो है काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, राइट, एंड पीपल एंड क्रिमिनल्स कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मोर ओवर जो बाई इलेक्शंस है टू फिल अ सीट, ठीक है, विकेटेड बाय अ कॉन्विक्ट, उसके अंदर भी काफी टाइम लगता है, राइट। एंड इसके कारण क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वर हैविंग अ कोएलिशन एरा, राइट, तो आपके कोएलिशन एरा में आइदर वेज जो गवर्नमेंट्स थी वो बहुत ही थिन मेजोरिटी पे एग्जिस्ट करती थी, इसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी जेपटाइज हो जाती थी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था कि गवर्नमेंट्स को भी उन्होंने बात किया कि गवर्नमेंट को अलाउ कीजिए जब तक बाई इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती तो जब तक वो बाई इलेक्शन जीत के शायद उनका ही कोई मेंबर आ जाए, राइट। सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्ट्राइकिंग दिस डाउन वाज थॉट ऑफ एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, राइट। 2017 में अगेन एक बीजेपी के मेंबर है और लॉयर है मिस्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय, इन्होंने काफी PILs डाली है विद रिगार्डिंग टू योर RPA। इन्होंने एक PIL फाइल की जहां पे उन्होंने बोला कि ऐसे MPs MLAs जो कि कॉन्विक्टेड हैं, राइट, उन पे आप जो क्रिमिनल्स हैं उन पे आप लाइफ टाइम बैन लगा दीजिए फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, राइट। तो अब प्लेजेंटली जिस तरह से हमने देख लिया कि आप डेट ऑफ रिलीज के 6 साल बाद तक आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, पर उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अगेन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इस पिटिशन ने रिक्वेस्ट किया एपेक्स कोर्ट को कि आप गवर्नमेंट और सेंट्रल जो आपका ECI है उसको डायरेक्ट कीजिए कि देखिए पहली चीज तो आप लाइफ टाइम बैन लगा दीजिए ऐसे कॉन्विक्टेड MPs MLAs पे। सेकेंडली जिस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है इन सर्टेन स्टेट्स, उसी तरह से आप कुछ मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो भी फिक्स कर दीजिए। एंड सेकेंडली कीपिंग इन माइंड द ग्रोइंग एज, एवरेज एज ऑफ द वेरियस हाउसेज, आप एक मैक्सिमम एज लिमिट भी
जो है वो फिक्स कर दीजिए फॉर पर्सन्स कंटेस्टिंग पोल्स, राइट। तो यहाँ पे ये भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि अगर मैक्सिमम एज फिक्स हो गई तो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि से कन्विक्टेड है अपने सेंटेंसेस सर्व कर रहे हैं, वो बाय द टाइम दे प्रोबेबली रिलीज दे माइट बी ओवर एज टू कंटेस्ट दीज पोल्स, राइट। तो ऑल दीज वेरियस थिंग्स वर एडेड इन द पिटिशन बाय अश्विनी कुमार। सिमिलर काफी प्रपोजल्स कंसर्निंग जो लाइफ टाइम बैन है ऑफ कन्विक्टेड पीपल, राइट, इसके जैसे ऐसे प्रपोजल्स बाकी कमिटीज का भी काफी हिस्सा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो लॉ कमीशन की 244th एंड 255th रिपोर्ट्स है, उसके अंदर भी ये बात की गई थी अबाउट अ लाइफ टाइम बैन ऑन दोज हु बीन कन्विक्टेड। फर्दरमोर जो एपेक्स कोर्ट है, राइट, उन्होंने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट, कि कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग ड्यूरेशन जिसके थ्रू अपील्स रन करती हैं सो ऑन सो फोर्थ, उन्होंने बोला आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए स्पेशल कोर्ट्स, राइट, फॉर जिनके अंदर जो एमपीज एंड एमएलएज है जो कि अक्यूज्ड हैं, उनको फटाफट फास्ट ट्रायल हो उनका, एंड वो डिसाइड कर सके क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो आपके एमपीज एमएलएज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स है, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। तो 1 साल के अंदर जो है ये सारे केसेस जो है निपटाए जा सके, ऐसे आप स्पेशल कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करें। जो इलेक्शन कमीशन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली कम इन सपोर्ट ऑफ सेटिंग अप दिस कोर्ट्स, और उन्होंने बोला है कि जरूरी है आप जो ये हियरिंग्स है इनको एक पेस इनका बढ़ाएं, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। और एक ये जो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन है, जब ईसीआई से उनकी आइडिया मांगा गया, उनकी रिकमेंडेशन मांगी गई, तो दे हैव आल्सो कम इन सपोर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग बैन अगेंस्ट कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आता है इज योर आरपीए अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017, ठीक है, इसको लोकसभा द्वारा पास भी कर दिया गया था, जो कि अमेंड करने की कोशिश करता है आपका आरपीए 50 एज वेल एज 51। क्यों ये इंट्रोड्यूस करना चाहता है? पहली चीज प्रॉक्सी वोटिंग, एंड सेकेंडली कुछ जो प्रोविजंस है इन एक्ट्स के जो कि थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उनको ये जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है। अब 1950 का जो एक्ट है वो बेसिकली क्या परमिट करता है? वो परमिट करता है कि जो लोग जो कि रिजाइड करते हैं, जो कि ऑर्डिनरीली रिजाइड करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी रजिस्ट्रेशन होना इन एन इलेक्टोरल रोल। अब कौन कौन से हैं ये लोग जिनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का? ये है पर्संस जो कि होल्ड करते हैं एक सर्विस क्वालिफिकेशंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हो, राइट, या फिर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ अ स्टेट हो जो कि सर्व कर रहे हैं स्टेट के बाहर, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जिनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग कहीं इंडिया से बाहर हो गई है। सेकेंडली वो लोग जो कि कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करते हैं इंडिया में जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, और उनकी पोस्टिंग कहीं पे बाहर हुई है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर हाउएवर जो वाइव्स हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की, उनको भी डीम किया गया है एज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन इंडिया, राइट। और ये जो बिल है इसने जो टर्म वाइफ है उसको स्पाउस से अब रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ऐसा इंसान जो कि सर्व कर रहा है इन द आर्म फोर्सेस और इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और इन एनी अदर सच पोजीशन जो कि प्रेसिडेंट ने इन कंसल्टेशन विद ईसीआई डिक्लेयर कर दी है, वो इंसान एक औरत भी हो सकती है, and her spouse or her husband should also get similar rights, right? So it is wrong to assume कि एक ordinary resident husband ही होगा जो कि काम कर रहा है and his wife will be requiring this added benefit of being declared the ordinary resident, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो वाइफ टर्म है उसको स्पाउस से रिप्लेस कर दिया है ताकि दोनों ही वाइव्स ऑफ सच एम्प्लॉइज एज वेल एज हस्बैंड्स ऑफ सच एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स जो हैं मिल सके, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की जा रही है थ्रू दिस बिल। सेकेंडली जो एक्ट है 1951 का जो एक्ट है वो एक ओवरसीज जो आपके वोटर्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल एनआरआईज एक्सेट्रा, उनको वोट करने देता है ओनली इन पर्सन, राइट। तो आप जहां पे भी रह रहे हो आप वहां से वापस आते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन की डेट है, और आप आके इन पर्सन वोट डाल सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज पर्सन क्या है? वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि एब्सेंट है, जो उनकी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग की प्लेस है वो वहां पे नहीं रहते हैं। अब ये बिल की क्या अमेंड करना चाहता है? वो प्रॉक्सी वोटिंग इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर
ओवरसीज सिटीजन्स, राइट, कि वो हर चीज के लिए, हर इलेक्शन के लिए यहाँ पे आ जाए, राइट। देयर माइट बी कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, देयर माइट बी कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी, देयर माइट बी कंस्ट्रेंट्स ऑफ कि हम छुट्टी नहीं ले सकते से from whatever work we are doing in another country, ठीक है। so because of these reasons वो आके एक जो उनका इतना important right है of exercising their vote, right, कंसिडरिंग कि हमारा इतना बड़ा जो डायस्पोरा का हमारा एक इतना बड़ा जो पूल है वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है इन इंडिया, राइट। तो इसके कारण ये जो बिल है अमेंड करने की कोशिश करता है 1951 का एक्ट, ताकि जो ओवरसीज वोटर है, राइट, वो कास्ट कर सके देयर वोट ईदर इन पर्सन, अगर तो वो अवेलेबल इन इंडिया तो वो खुद आके कर ले वोट, राइट, वेरी गुड, या फिर बाय अ प्रॉक्सी, राइट, समवन ऑन देयर बिहाफ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे पोल जो है हो रहा है। जो 1951 एक्ट है वो वाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जिनके पास सर्विस क्वालिफिकेशन टू वोट है, राइट, वो उनके लिए प्रोवाइड करता है। अगेन ये जो बिल है इस वाइफ टर्म को स्पाउस से रिप्लेस करता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रॉक्सी वोटिंग, राइट। अब ये माना जाता है कि हमारे पास बहुत सारे इंडियंस है हुआ सेटल्ड अब्रॉड, ठीक है, जो कि वोटिंग की एलिजिबल एज के हैं। अगर आप उनको प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स देते हो, जो गवर्नमेंट है उनके साथ बहुत अच्छे से इंगेज कर पाएगी और एक उनको ये भी बता पाएगी दैट यू ट्रूली पार्टनर्स इन द इंडिया स्टोरी, दैट जस्ट बिकॉज यू गॉन आउट डज नॉट मीन कि आपने सारे ही लिंक्स आपके टूट गए हैं आपके देश से, ठीक है। तो एक वो उनको आपकी जो देश की प्रोग्रेस स्टोरी है, जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसके अंदर इन्वेस्ट करने का एक चांस देती है, राइट, बिकॉज यू हैव सर्टेन राइट्स, बिकॉज यू आर चूजिंग अ गवर्नमेंट, आप ज्यादा एक लिंक्ड रहते हो अपने देश से, ठीक है। तो एक ये अटेम्प्ट है ये करने का, राइट। और यही जो चीज है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सर्टेन स्टेट्स से लाइक पंजाब, केरला या गुजरात, जहाँ पे कंसिडरेबल नंबर ऑफ से ओवरसीज इंडियंस हैं जिनका बहुत ही एक डिसाइसिव से है इन बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट इलेक्शंस, राइट। सो द काइंड ऑफ रेमिटेंसेस दैट दे सेंड टू इंडिया, राइट, दोज आर वेरी क्रूशियल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरसीज इंडियंस को भी वू करना बाय वेरियस गवर्नमेंट्स, राइट, बिकॉज दे कैन बी अ वेरी ह्यूज वोटिंग, आपकी जो एक वोटिंग पूल है बहुत ही एक क्रूशियल वोटिंग पूल हो सकता है फॉर गवर्नमेंट्स इन इंडिया, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये प्रॉक्सी वोटिंग का जो आइडिया है वो आगे लाया जा रहा है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस आता है आपका PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट। अब दिस कंसर्न्स योर PUCL का 2013 का केस, राइट। PUCL अगेन has been a part of various PILs, various important PILs in India, and this PIL was concerning your नोटा, राइट, और नन ऑफ द अबव, एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मेड इन इंडिया, ठीक है, जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द PUCL केस, राइट। और इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया ECI को कि वो नोटा का बटन ऐड कर दे इन EVMs, राइट। यहाँ पे अब क्या आइडिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ RBI की बात नहीं हो रही, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो वोटर है उसका राइट नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन अ डेमोक्रेसी, राइट। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टडीज आर कमिंग इन what do people, you know, जो the kind of people who do not vote, क्या उनका भी कुछ से है या नहीं, जो नोटा दे रहे हैं उनका भी कुछ से है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्शन आपकी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर के कैलाश हैं, राइट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ाते हैं, राइट। ही राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन ऑल ऑफ दीज, राइट। सो ऑन द आइडिया कि अगर तुम्हें वोट कर रही हो फॉर अ सर्टेन पार्टी, ऑब्वियसली मैं कुछ बोल रही हूँ, राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल जो किसी ना किसी पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि से नोटा है, राइट, जो किसी के लिए वोट नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर पॉलिटिकली इनडिफरेंट या उनको किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, शायद वो भी बाय नॉट वोटिंग कुछ कहना चाहते हैं, राइट। सो इसको इंपॉर्टेंस देते हुए कोर्ट ने बोला कि वोटर का ये राइट टू नॉट वोट फॉर एनी कैंडिडेट जो है वो भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैमिफिकेशंस लाता है, राइट। और इसीलिए और इसी मुद्दे पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने भी काफी फेवर किया था कि वोटर के पास राइट टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स होना चाहिए। नोटा जो है राइट टू रिजेक्ट नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नोटा इज प्रीटी इनकॉन्सिक्वेंशियल, राइट, इवन दो सिंबॉलिकली इट हैज अ ह्यूज वैल्यू, ठीक है, सिंबॉलिकली इट कैन हैव अ ह्यूज वैल्यू, बट सब्सटैंशियली वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है कि अगर 100 से आपके वोटर्स थे, ठीक है, 100 में से 99 कैंडिडेट्स A and B हैं, ठीक है, 100 में से 99 ने नोटा क्लिक किया,
लेकिन एक ने जाके कैंडिडेट ए को एक वोट डाल दिया, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है उसके चलते हुए जो आपका कैंडिडेट ए है वो ऑब्वियसली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली योर नोटा इज काइंड ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल, बट उसका जो सिंबॉलिक एक वैल्यू एंड आगे चल के जिस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है इससे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर्ट ने साइट के एग्जांपल्स ऑफ 13 नेशंस जहाँ पे नोटा जो है चलाया जाता है, उन्होंने बोला ऐसा जो ऑप्शन है ये वोटर को एक उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि उनके डिसअप्रूवल से भी कंसर्न है कि मेरे को इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं पसंद, आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज वर्दी ऑफ माय वोट, ठीक है, वो जताने में हेल्प करता है, राइट। एंड दिस डिसअप्रूवल विल हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज नो कि हमें किस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आगे डालना चाहिए, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके ऊपर भी एक इनडायरेक्ट एक कंट्रोल आके बन जाएगा वोटर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम दैट वी प्रैक्टिस, राइट, यहाँ पे कोई लिस्ट सिस्टम एक्सेट्रा तो है नहीं, यहाँ पे हम कैंडिडेट्स के लिए वोट कर रहे हैं जो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी ने ना सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ा दिया, राइट। पीओसीएल ने तभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मूव किए इस पीआईएल को लेके कि राइट टू रिजेक्ट जो है बहुत जरूरी हिस्सा है ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज एनीवेयर इन द कंट्री, राइट। उन्होंने क्वेश्चन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रूल्स 41 क्लॉज 2 क्लॉज 3 का एंड 49O का ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961, राइट। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मेन चीज थी उन्होंने ये बोला कि आप जो वोट नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, आप उनको नॉन वोटर्स क्यों बुला रहे हो? ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये बस ये बता देती है कि ये लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नॉन वोटर्स की कोई ओपिनियन नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि जो राइट टू सीक्रेट बैलेटिंग है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आपने एक सीक्रेट बैलेट बनाया है जहां पे मैं किसको वोट डाल रही हूं वो किसी को नहीं पता है, राइट। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इसलिए मेरे पास एक ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि मेरे को इनमें से कोई भी नहीं पसंद, राइट। ये एक बहुत ही जरूरी आइडिया है और ये किसको वायलेट करता है? गिवन द फैक्ट दैट आई एज अ सिटीजन, मेरे पास जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर मेरे पास फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल भी है, एंड बाय नॉट लेटिंग मी डिसअप्रूव और रिजेक्ट ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप वायलेट कर रहे हो मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के भी जो है उल्लंघन की बात इसलिए उभर के आगे, सेइंग कि दिस इज कॉन्ट्रवीनिंग माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। कोर्ट ने तभी इस राइट टू वोट को जब डिग्निफाई किया, राइट, उसके अंदर उन्होंने नोटा को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना, राइट। उन्होंने बोला जिस तरह से राइट टू वोट एक एसेंशियल हिस्सा माना जा सकता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसी तरह से राइट टू रिजेक्ट और राइट टू से कि मुझे कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसी फंडामेंटल राइट का, ठीक है। सो इसीलिए जरूरी है कि आप ये जो नोटा है इसको इनकॉर्पोरेट करें, राइट। कोर्ट का ये कहना था कि इन सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, अगेन यहाँ पे ये बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्ट इलेक्शंस जहाँ पे सीक्रेट बैलेट हो रहा है वहां पे इफेक्टिवनेस ऑफ वोट इंश्योर करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, और सीक्रेट इलेक्शंस में नोटा जो है कैन बी अ वेरी पावरफुल वेपन। कीपिंग द सेम इन माइंड, उन्होंने इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन जो केस था वहां पे उन्होंने बोला कि जिस तरह से वहां पे ये एक चीज सिग्निफाई कर दी गई थी कि राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है, एंड इसीलिए राइट टू सीक्रेसी कि मैं किसी को ना बताऊं कि मेरे को किसके लिए वोट करना है या मुझे किसी के लिए भी वोट नहीं करना है या फिर मुझे सबको रिजेक्ट करना है, ये सब मेरी चॉइस, ये सब मेरे राइट का एक हिस्सा है, राइट। हाउएवर अगेन कीपिंग द सेम इन माइंड, ठीक है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक और चीज बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ पे ये जाननी कि ये भी हिस्सा एक उठ के आया था कि जिस तरह से अगर आपने नोटा दे दिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोकसभा आपके जो डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर से योर पार्लियामेंट योर लोकसभा इलेक्शंस एक्सेट्रा, तो यहाँ पे मुद्दा उठा था कि राज्यसभा के भी जो इलेक्शंस होते हैं, राइट, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, राइट, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इनडायरेक्ट इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्या इसके अंदर भी नोटा देना जरूरी है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि नहीं, इन दिस केस नोटा जो है इज अगेंस्ट
द स्पिरिट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, यहाँ पे नोटा डज नॉट मेक सेंस, इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, नोटा इज ओनली ऑफ बेनिफिट इन डायरेक्ट इलेक्शंस। सो जो PIL डली थी कि अब राज्यसभा के अंदर भी नोटा लाओ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, बोला गया था कि इट डज नॉट सूट द काइंड ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस जो हम राज्यसभा के लिए अपनाते हैं। ठीक है, देयर नोटा डज नॉट होल्ड ग्राउंड, इट इज ओनली विद रिगार्ड टू डायरेक्ट इलेक्शंस दैट नोटा इज यूजफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा उठ के आता है, जो कि अभी भी है, इज विद रिगार्डिंग पेड न्यूज। ठीक है, पेड न्यूज जो है एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है कंसर्निंग इलेक्शंस। ठीक है, बहुत हालबू मची थी इस बार भी, राइट। अब यहाँ पे RPA क्या बोलता है, RPA बोलता है कि देखिए 48 आवर्स बिफोर पोलिंग मीडिया जो है कोई ऐसी न्यूज नहीं दर्शा सकती जो कि इन्फ्लुएंस करे वोटर्स को। ECI ने ये माना है कि जो पेड न्यूज है, विच इज न्यूज या एनालिसिस जो कि किसी मीडिया के अंदर होता है, राइट, फॉर अ प्राइस इन कैश या फिर काइंड, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और किस तरह से वो इनको इन्फ्लुएंस करता है, जिसके कारण ये जो पेड न्यूज है ये भी एक काइंड ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस मानी जाती है। एंड इसके कारण इलेक्शन एक्सपेंस जो है वो अंडर रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप पे कर रहे हो न्यूज चैनल्स को टू शो के समथिंग। अकॉर्डिंग टू प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट, पेड न्यूज क्या है, ये किसी भी तरह का न्यूज या एनालिसिस है जो कि किसी भी मीडिया फॉर्म में आ सकता है, चाहे वो प्रिंट हो या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो कि किसी कैश या काइंड के रिटर्न में जो है दर्शाया जा रहा हो। अब जो लॉ कमीशन रिपोर्ट आई है मार्च 2015 में जो सबमिट की गई, उन्होंने रेकमेंड किया कि RPA को अमेंड कर देना चाहिए ताकि जो पेड न्यूज और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स है उनको रेगुलेट किया जा सके। उन्होंने फर्दर ये स्टेट किया कि जो डेफिनेशन है ऑफ पेइंग फॉर न्यूज या फिर रिसीविंग पेमेंट फॉर न्यूज या फिर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, इसको इंक्लूड किया जाए उस सेक्शन ऑफ RPA में जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स कन्विक्टेड फॉर मेंशन्ड ऑफेंसेस की बात होती है, जो हमने पहले देखा था सेक्शन 8, राइट। तो ये कहते हैं यहाँ पे इन चीजों को भी जो है इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में उन्होंने बोला कि देखिए कोई लॉ तो है नहीं जो कि पेड न्यूज के इशू के साथ डील करता है, राइट। सो इसके कारण एक मेजर लकूना है, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट अवे। ECI किस पे डिपेंड करता है, ECI को सेक्शन 10A ऑफ RPA पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि किससे डील करता है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ फंड्स से। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि देखिए आपने पे किया न्यूज से, बट आपने ये अपने जो आपने खर्चा किया इलेक्टोरल जो एक्सपेंस था उसमें नहीं दिखाया, तो मिस रिपोर्टिंग ऑफ फंड्स थी, इसलिए 10A के अंडर ये आपको पकड़ते। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिफ्यूज कर दिया टू एंटरटेन अ PIL अगेन बाय मिस्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि क्या मांग रहे थे, वो मांग रहे थे कि आप बैन कर दीजिए पेड न्यूज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को कि आप अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले, क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट कीजिए रिकमेंडेशन जो कि आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लॉ कमीशन की। ठीक है, किस तरह से पेड न्यूज और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करना है या फिर बैन करना है। फर्दर ये चाहते थे कि जो एपेक्स कोर्ट है वो डायरेक्ट करे और डिक्लेयर करे कि ऐसा कोई भी एक्ट जो है जहां पे पेड न्यूज के अंदर इंडल्ज किया जाएगा उसको करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, जो कि सेक्शन 123 क्लॉज 4 ऑफ RPA जो है 1951 वो इसके साथ डील करता है। हाउएवर कोर्ट ने बोला कि देखिए आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, वो बॉडी ऐसी है जो कि डील करेगी इन चीजों के साथ, विच इज अ मोर अप्रोप्रिएट बॉडी, एंड इट इज नॉट राइट टू रन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद पेड न्यूज। किस तरह से हाउएवर यू डील विद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अब क्यों, क्योंकि वेरियस एवेन्यूज है, वेरियस मेथड्स है जहां पे पेड न्यूज आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया जो अब है वो एक मेजर डोमेन बन गया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड न्यूज की बात नहीं हो रही है, अब न्यूज़पेपर्स एंड टीवी का शायद जमाना खत्म हो गया है। ये जो सोशल मीडिया है, राइट, थ्रू वेरियस ट्रोल आर्मीज दैट यू आर क्रिएटिंग, right, or through various your Twitter handles or through Instagram cartoons etc. जो आप चीजें जनरेट कर रहे हैं, और वेरियस फॉरवर्ड्स, उन सबको आप कैसे रेगुलेट करते हो, उन सब का क्या, किस तरह से आप उनको देखते हो विद इन दिस पेड न्यूज पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में भी देखना जो है बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर स्टिल ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड न्यूज
को एक फैलाने का, ठीक है। इनको फिर भी रेगुलेट करना आसान है, बट आप सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट करोगे, किस तरह से उसके ऊपर हैंडल करोगे, वो अब बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। एंड टू फाइंड अ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड नाउ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन जो एक 3 जज बेंच था और फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर एंड DY चंद्रचूड़, उन्होंने अलाउ किया एक प्ली चैलेंजिंग इलेक्शन कमीशन की, जो ये पहले हम बात कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बात की सर्कुलर्स, राइट, जहाँ पे राज्यसभा के अंदर जो है उन्होंने बोला कि राज्यसभा के अंदर भी लाइए, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं, तो उन्होंने बोला जरूरी नहीं है, ठीक है, नोटा जो है वो सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए यूज होता है एंड इट इज नॉट मेड फॉर राज्यसभा। वाई? क्योंकि ये उल्लंघन करता है सेक्शन 80 क्लॉज 4 का, विच प्रोवाइड्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू द राज्यसभा। ये आपके पूरे जो है PDF में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि उठ के आता है इज विद रिगार्ड टू योर पार्टी फंडिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये एक मेजर एरिया ऑफ करप्शन एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी है। मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बहुत फंड्स मिलते हैं, जिसके थ्रू वो अपने कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने वेरियस जो कार्यकर्ता है उनको पे करते हैं। और ये जो फंड्स है कॉर्पोरेट से आते हैं, रिच इंडिविजुअल से आते हैं, एंड एज वेल एज दैट मासेस भी जो है वो भी पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशंस में हिस्सेदार होते हैं। हाउएवर एक मेजर इनकॉन्ग्रुइटी आ गई है कि कितने पार्टीज के पास कितने फंड है और किस तरह से वो इलेक्शंस जो है जीत सकते हैं। और ये जो फंड्स है अगर कॉर्पोरेट एक्सेट्रा से आ रहे हैं तो ये कितने टाइड फंड्स हैं और ये किस तरह से डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनका उल्लंघन करते हैं, वो भी काफी ट्रबलिंग है। तो इसीलिए जरूरत पड़ गई है कि ये पार्टी फंडिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को किसी तरह से रेगुलेट करने की। 2003 में आपका RPA 1951 को अमेंड किया गया एंड 29B and C सेक्शंस जो थे वो इंसर्ट किए गए। सेक्शन 29B अब क्या बोलता था? ये बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सेप्ट करती है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन और कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन सोर्स, ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि देखिए आपने जहां से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेनी है आप ले सकते हो, हाउएवर ये जो सोर्स है ये कोई गवर्नमेंट कंपनी या फिर फॉरेन सोर्स से नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जो आपका 29C था, उन्होंने ये बोला कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिसीव कर रही है फंडिंग, उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है ऑन ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस अबव 20,000। ये कौन सी इंडिविजुअल्स कंपनी से आ रही है और इनको सबमिट करना है आपने ECI को, ठीक है, बिफोर द इनकम टैक्स रिटर्न्स आर फाइल्ड। अगर कोई भी पार्टी ये करने से फेल होती है उनको टैक्स एग्जेम्पशन जो है उस साल के अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, राइट। ये एक जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है उभर के आ गई थी विद दिस रिगार्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हम करते